नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछला टॉपिक जो राजस्थान के खनिज है उनको कंप्लीट किया था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृषि। और कृषि जो है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कृषि जो है उसका सामान्य परिचय देखेंगे। तो सामान्य परिचय में हम देखेंगे सबसे पहले, तो आइए सबसे पहले जो है कृषि का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में ये है कि जो राजस्थान या फिर जो भारतीय कृषि है, राजस्थान या जो भारतीय कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। जो कृषि जो है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे भारत की। क्योंकि राजस्थान या भारत की जो कृषि है वो संभवतः मानसून पर निर्भर करती है। क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो लगभग जो अपनी जो फसल बोते हैं वो मानसून पर के आधार पर बोते हैं। अगर मानसून अच्छा हो गया तो फसल अच्छी हो जाएगी, और अगर मानसून अगर ख़राब हो गया तो फसल भी साथ में ख़राब हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। तो इसीलिए जो ये है कृषि जो है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। तो राजस्थान में भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि ये जो फसलें होती है हमारी, या फिर जो हमारी जो कृषि होती है वो मानसून पर आधारित होती है, इसलिए इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। दूसरा, राजस्थान के संदर्भ में देखिए तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, राजस्थान का जो पूर्वी जो मैदान है उसे राजस्थान का कृषि का हृदय कहा जाता है। कृषि का हृदय कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे सबसे उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है, जिसमें जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है उसे कृषि का हृदय कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ वो पाई जाती है। इस मिट्टी में हमने पढ़ा था, तो ये जो पूर्वी जो मैदान है जिसमें बाणगंगा बेसिन, हमने भरतपुर वाला जो बेल्ट है उसको देखा था, तो उसमें जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है उसे कृषि का हृदय कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़, वो पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे, आजकल ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान जो है उसको 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है आजकल ये कई एग्जामों में पूछा है। पहले इतना डीप जाके नहीं पूछता था, लेकिन आजकल इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। जलवायु कृषि प्रदेशों में, क्योंकि राजस्थान को जलवायु प्रदेशों की बात की जाए तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया: शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। लेकिन कृषि जलवायु प्रदेशों की बात करेगा तो वो हो जाएंगे 10। दिन हो जाएंगे 10। तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। अब कौन कौन से उनकी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमको गिनती लिखनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और एक है फिफ्थ। 5 है। तो फर्स्ट वाला है उसमें है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। पहले जो फर्स्ट ए और फर्स्ट सी है वो एक ही था, फर्स्ट ए पूरा ये एक था। लेकिन बाद में जो इधर को जो ये हमका कुछ सिंचित प्रदेश है उसको अलग कर दिया गया, और जो बिल्कुल ही अति शुष्क प्रदेश है उसको अलग निकाल दिया गया। तो ये और ये जो है पहले एक ही था, लेकिन अभी इसमें से 2 अलग पार्ट कर दिए गए। इसमें से फर्स्ट सी को अलग कर दिया गया और फर्स्ट ए को अलग कर दिया गया। इसके बाद में आता है सेकंड। सेकंड में आपका ए है और सेकंड बी है। सेकंड ए है, सेकंड बी है, जिसमें आपका एक तो है आपका शेखावाटी प्रदेश और एक आपका लूनी बेसिन वाला क्षेत्र। इसके बाद में थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए और थर्ड बी जो है आपका ये मैदानी भाग है। एक में आपका ये मैदानी भाग है और इसमें एक ये जो बाढ़ संभाव वाला क्षेत्र है ये इसमें आता है। इसके बाद में जो फोर्थ है तो फोर्थ ए और फोर्थ बी है। फोर्थ ए और फोर्थ बी है, जिसमें आपका ये जो उपाद्र जो दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, इसमें आपका मेवाड़ वाला मैदान बोल सकते हैं इसमें, और एक जो आपका बिल्कुल वागड़ वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में अंतिम जो बचता है इसमें 5, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। जो अल्फ़ाबेट नहीं है उसमें वो आपका आता है दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती वाला पठारी भाग है, उसको उसमें जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार ये 10 हो गई। फर्स्ट ए और बी और सी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इसमें ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। इसके बाद में सेकंड ए, सेकंड बी, इसके बाद में थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। इस प्रकार टोटल कितने हो गई है? इस प्रकार ये टोटल 10 हो गई। अब हम एक एक की बात करेंगे कि कौन से को क्या तो नाम दिया जाता है और
कौन कौन से इसमें जिले सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसमें जो पहला है वो है पश्चिमी शुष्क मैदान। पहला जो है वो पश्चिमी शुष्क मैदान। तो पहला कौन सा है? पश्चिमी शुष्क मैदान। पहले ये दोनों एक थे, बाद में इसमें से जो कुछ शुष्क मैदान है पश्चिम में जो शुष्क मैदान है उसको अलग कर दिया गया, और जो अति शुष्क है उसको अलग कर दिया गया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट है पश्चिमी शुष्क मैदान। और जो इसमें जो ज़िले आते हैं वो आपका एक तो आता है बाड़मेर और जोधपुर। दो ज़िले इसमें आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक आता है बाड़मेर, एक और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर ज़िले जो हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा जो है वो आता है उत्तर पश्चिम सिंचित क्षेत्र। उत्तर पश्चिम सिंचित क्षेत्र। तो ये जो है उत्तर पश्चिम सिंचित क्षेत्र। उत्तर पश्चिम सिंचित क्षेत्र जो है इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये नहरी क्षेत्र है, कैनाल रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इधर को गंगा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, तो उसके कारण ये जो है वो सिंचित क्षेत्र माना जाता है। ये कौन सा है? सिंचित क्षेत्र। तो इसमें आपके दो जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद में इसमें फर्स्ट में जो तीसरा है फर्स्ट सी, उसमें जो आपका है वो है अति शुष्क। अति शुष्क व आंशिक सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क व आंशिक सिंचित क्षेत्र। इधर वाला जो क्षेत्र है जो बिल्कुल जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, एक क्षेत्र तो इसमें ये आ जाता है जो बिल्कुल ही अति शुष्क श्रेणी में आता है। उसके अलावा जो कुछ क्षेत्र जो यहाँ पे आता है आपका चूरू आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, वो वाला जो क्षेत्र है उसमें कुछ क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, उनकी कुछ लिफ्ट नहरें उधर निकाली गई है, तो उसके कारण वहाँ पर सिंचाई होती है, इसलिए उस क्षेत्र को आंशिक सिंचित क्षेत्र भी कहा जाता है। अति शुष्क वाला ही हो जाएगा। इसमें आपके जिले आते हैं जैसलमेर है, एक आपका बीकानेर है, एक आपका चूरू है, तो ये कुछ जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। तो फर्स्ट से हमने 3 देखे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। फर्स्ट ए क्या नाम है? पश्चिमी शुष्क मैदान, जिसमें बाड़मेर और जोधपुर वाला क्षेत्र आएगा। इसके बाद में फर्स्ट बी जो आएगा उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें आपकी इंदिरा गांधी और गंगा नहर का वो सिंचित क्षेत्र, इसलिए उसके सिंचित क्षेत्र कहा जाता है। इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र आएगा। इसके बाद में फर्स्ट सी जो है उसको अति शुष्क व आंशिक सिंचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जैसलमेर है, चूरू है और आपका बीकानेर वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा। तो ये आपके जो फर्स्ट से है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए जो है इसको हमने जो भौतिक विभाजन है उसमें इस क्षेत्र को अर्धशुष्क प्रदेश जो था, शुष्क था, फिर अर्धशुष्क था, उसको 4 भागों में बांटा था। तो ये वाला जो क्षेत्र था उसका था शेखावटी, शेखावटी अंतःप्रवाही मैदान। शेखावटी अंतःप्रवाही मैदान। शेखावटी अंतःप्रवाही मैदान जो है वो इसमें आएगा। तो फर्स्ट ए में कौन सा है? सेकंड ए में शेखावटी अंतःप्रवाह। इसमें जो जिले आते हैं आपके सीकर है, झुंझुनू है और आंशिक चूरू। सीकर, झुंझुनू और आंशिक चूरू इसमें आएगा। सीकर, झुंझुनू और एक जिला और आएगा नागौर, जो मध्यवर्ती जिला हमारा नागौर, वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये आपका शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र होता है सेकंड ए। इसके बाद है सेकंड बी। इस क्षेत्र को हमने गौडवाड़ा प्रदेश या लूनी बेसिन के नाम से देखा था। तो ये है लूनी अंतर्वर्ती मैदान। जो आपका सेकंड बी है वो है लूनी अंतर्वर्ती मैदान। लूनी जो अंतर्वर्ती मैदान है उसमें आपका पाली, जालोर, सिरोही, जिसमें लूनी बेसिन है वो आएगा। इसमें आंशिक जोधपुर को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि जोधपुर जो है फर्स्ट ए में कंप्लीट जोधपुर है वो फर्स्ट ए में आएगा, लेकिन आंशिक कुछ भाग जो इसमें आपका सेकंड बी है लूनी बेसिन में भी आएगा। तो इसी के साथ ये जो सेकंड ए और बी है वहाँ भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद में थर्ड है, थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए और थर्ड बी, ये जो आपका जो पूरी मैदानी भाग है वो स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से जस्ट पहले कौन सी जलवायु है? अर्धशुष्क जलवायु। तो इसे हो जाएगी अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, ये जो है
ये अरशुष्क पूर्वी मैदान। और इसमें थर्ड ए में जिले आएंगे आपके जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक। इसमें 2 संभाग मुख्यालय आएंगे, जयपुर और अजमेर, और उसके साथ में उसके लगे हुए जिले हैं दौसा और टोंक, वो भी इसमें साथ में आएंगे। तो थर्ड जो ए जो है इसको अरशुष्क पूर्वी मैदान बोलेंगे। और इसमें ज़िले जो आएंगे वो आपके जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक ज़िले इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद है थर्ड बी। थर्ड बी जो है इसको बोला जाता है बाढ़ संभाव्य, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। इसमें जो ज़िले आते हैं आपको एकीकरण का जो पहला चरण था मत्स्य संघ ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये जो क्षेत्र है जब करौली और धौलपुर वाले बाढ़ संभाव क्यों, क्योंकि यहाँ बहती है चंबल। इसमें आंशिक रूप से सवाई माधोपुर को भी शामिल किया जा सकता है। सवाई माधोपुर पूरा आएगा इसमें, लेकिन आंशिक रूप से इसमें भी शामिल किया जा सकता है। बाढ़ संभाव इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इन जिलों में बहती है चंबल, करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर, उन जिलों में चंबल नदी बहती है। तो चंबल नदी जो है उसमें हर साल जो है बाढ़ की समस्या आती है, बाढ़ की समस्या जो है आ जाती है। तो उस कारण इस क्षेत्र को जो है बाढ़ संभाव क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसको कहा जाता है। जिले जो हो गए हमारे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और आंशिक सवाई माधोपुर को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद में जो अगला है फोर्थ ए, फोर्थ बी जो है इसको हम बोलेंगे उपाद्र दक्षिणी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान इसको बोलेंगे। ये वही जो है जिसमें मेवाड़ मैदान कहा जाता है, मेवाड़ मैदान है। और इसमें जो जिले आएंगे आपके, जो मेवाड़ वाले जिले हैं वही आएंगे आपका राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर है और चित्तौड़। तो आपका फोर्थ है कौन सा हो गया, उपाद्र आपका दक्षिणी मैदान। जिले कौन कौन से जाएंगे आपके, आपका राजसमंद है, भीलवाड़ा है, इसके अलावा चित्तौड़ है और उदयपुर जिले जो है उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब फोर्थ बी, अंतिम वाला कौन सा है, फोर्थ बी जो है इसको बोला जाता है आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसका नाम क्या है, आर्द्र दक्षिणी मैदान। फोर्थ बी जो है उसको बोला जाता है आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसको बोला जाता है आर्द्र दक्षिणी मैदान। और इसमें कौन जिले आएंगे, वागड़ वाले। वागड़ में दक्षिण में 3 जिले हैं आपका, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, उन जिलों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसमें वागड़ संघ के 3 जिलों को शामिल किया जाता है। आपका डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड कौन सा है और छोटा कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है वो आपका ये फर्स्ट सी जो है वो सबसे बड़ा है। फर्स्ट सी सबसे बड़ा जलवायु खंड है, फर्स्ट सी। और इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा है फर्स्ट ए, दूसरा बड़ा, यानी फर्स्ट पे कौन सा है ये, और सेकंड कौन सा है ये। फर्स्ट सी सबसे बड़ा है, सेकंड बी सेकंड हाईएस्ट है। इसके बाद में अब हम देखेंगे सबसे छोटा जो है वो है फोर्थ बी, ये सबसे छोटा। और सेकंड नंबर पे आता है फर्स्ट बी, ये सेकंड स्मॉलेस्ट। तो ये आपके हो गए। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, फर्स्ट सी, उसके बाद में फर्स्ट ए, और उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा हो गया, फोर्थ बी, और उसके बाद में फर्स्ट बी, ये इसमें आएगा। अब इधर मैंने इनको लिखा हुआ है ताकि अब इनका थोड़ा जल्दी रिवीजन हो जाए। देखो फर्स्ट ए जो है, पहला है फर्स्ट ए जो है पश्चिमी शुष्क मैदान इसको कहा जाता है। इसमें ज़िले कौन से आते हैं, बाड़मेर आता है, जोधपुर आता है। इसके अलावा दूसरा जो है फर्स्ट बी, इसमें आता है उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। और इसमें ज़िले कौन से आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों को शामिल किया जाता है। इसके बाद में आएगा फर्स्ट सी जो आएगा इसको बोला अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, वही जैसलमेर वाला और बीकानेर और चूरू वाला जो क्षेत्र है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित, अति शुष्क ये हो गया और आंशिक सिंचित ये क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें जैसलमेर अति शुष्क और बीकानेर, और इसमें चूरू और बीकानेर कुछ इनका जो भाग है वो नहरीकरण के कारण उसको सिंचित कर दिया जाता है। इसके बाद में सेकंड ए में पहला जो है
शेखावाटी अंतःप्रभा मैदान। ये कौन सा है? शेखावाटी अंतःप्रभा मैदान, जिसमें आपके नागौर, सीकर और झुंझुनू, नागौर, सीकर और झुंझुनू, और इसमें आंशिक चूरू को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि चूरू जो कंप्लीट चूरू जो है वो किसमें आएगा? अति शुष्क व आंशिक सिंचित मैदान में शामिल किया जाएगा। इसके बाद में सेकंड बी वही आपका लूनी अंतर्वर्ती मैदान। सेकंड बी कौन सा है? लूनी अंतर्वर्ती मैदान। सेकंड बी लूनी अंतर्वर्ती मैदान, इसमें पाली, जालोर है, सिरोही है, और इसमें भी आंशिक रूप से जोधपुर को शामिल किया जा सकता है। हालांकि जोधपुर जो है कंप्लीट कौन सा में आएगा? फर्स्ट ए जो आपका पश्चिमी शुष्क मैदान है उसमें जोधपुर को शामिल किया जाता है, तो ये वो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसके बाद में अगला है थर्ड ए। अगला कौन सा है? थर्ड ए, जो कि अरावली के अब पूर्व की तरफ चलेंगे हम। इसमें आपका जो मैदानी भाग है उसको दो भागों में बांटा गया है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, अर्धशुष्क, ये कौन सा है? अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, और इसमें जो जिलों को शामिल किया जाता है आपका जयपुर है, दौसा, अजमेर और टोंक जिलों को इसमें शामिल किया जाता है। तो जयपुर हो गया एक दौसा हो गया, एक आपका अजमेर है और एक टोंक। इसके बाद में दूसरा जो आएगा जो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान है, जिसमें एकीकरण का जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ वाले जिले इसमें आते हैं, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और इसके अलावा आंशिक रूप से सवाई माधोपुर को इसमें शामिल किया जाता है। और बाढ़ संभाव्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी बहती है, इसमें बाढ़ की समस्या आती है। इसके बाद में अगला है फोर्थ ए। ये हो गया। इसके बाद में फोर्थ ए जो है इसमें आपका उपाद्र दक्षिणी मैदान, जिसमें मेवाड़ वाले जिले इसमें आते हैं, जिसमें आपका चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद और उदयपुर को शामिल किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ बी जो है इसे बोला जाता है आर्द्र दक्षिणी मैदान। इस बात में कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी जो मैदान है उसमें वागड़ वाले जिलों को शामिल किया जाता है। इसमें आपका बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। और इसके बाद में अंतिम और लास्ट है 10वां, वो है बिना अल्फाबेट के 5वां, फिफ्थ। इसमें आगे अल्फाबेट नहीं है। फिफ्थ जो है इसमें आता है आपका दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपके हाड़ौती वाले जिले आते हैं। तो ये अंतिम और कौन सा है? फिफ्थ, जिसको आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें हाड़ौती वाले जिलों को शामिल किया जाता है, जिसमें आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और इसमें सवाई माधोपुर को इसमें भी आंशिक रूप से शामिल किया जाता है। तो देखना है वो है कृषि का वर्गीकरण। कृषि वर्गीकरण की हम बात करेंगे कि कृषि का वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि का वर्गीकरण, और कृषि का वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है मौसम के आधार पर, एक क्या होता है? मौसम के आधार पर, और दूसरा होता है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर तो सिंपल होता है कि जो फसल हम खाद्यान्न या अनाज के उद्देश्य उगाते हैं, जैसे खाने के लिए गेहूँ चाहिए, बाजरा चाहिए, तो खाने के उद्देश्य जिनको हम उगाते हैं वो होती है आपकी उपयोग के आधार पर। और दूसरा होता है मौसम के आधार पर, जिसमें ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों को बोया जाता है। तो उपयोग के आधार पर तो सिंपल सा है, खाद्यान्न अनाज के लिए जिन फसलों को उगाया जाता है वो उपयोग के आधार पर हो गई। दूसरा जो है वो आपके मौसम के आधार पर, और मौसम के आधार पर जो फसलें हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है खरीफ की फसलें, दूसरी होती है रबी की फसलें, और तीसरी होती है जायद की फसलें। खरीफ की जो फसलें होती है उनकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई के आसपास बुआई इनकी कर दी जाती है, और उनकी जो कटाई होती है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास आते हैं तो इनकी कटाई कर ली जाती है। उसके बाद जो रबी की फसलें होती है उनको अक्टूबर नवंबर, जैसे ये कटती है सितंबर अक्टूबर में, उसके जस्ट आगे अक्टूबर नवंबर के आसपास इनको बो दिया जाता है। उसके बाद में इनकी जो कटाई है मार्च अप्रैल के आसपास इनकी कटाई कर ली जाती है, और इनको जस्ट काटते ही जो फसलें बोई जाती है जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाएंगी, और मई जून के आसपास इनको काट लिया जाता है। जायद में जो फसलें आती हैं इनकी तो हम एक एक करके पढ़ेंगे सबको, जो रबी की है और खरीफ की फसलें उनको तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन जो जायद की फसलें होती है वो कौन कौन सी होती है? जैसे आपके तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, इसके अलावा आपकी कुछ फल सब्जियां आदि जो है वो मौसमी होती है, उनको इस तरह बोया जाता है। तो ये हो गया आपकी जायद की फसलें। तो सबसे पहले आपके मौसम के आधार पर 3 प्रकार होते हैं,
खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की जो फसलें होती है उनकी बुआई जो है वो जून जुलाई में की जाती है और जो कटाई है उनकी वो सितंबर अक्टूबर के आसपास कर दी जाती है। दूसरा, रबी की जो फसलें होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के आसपास इनको आते काट लिया जाता है। और जो जायद की फसलें होती है मार्च अप्रैल में बोई जाएंगी और मई जून के आसपास काट ली जाती है। जो आपकी खरीफ की फसल होती है उसको कहा जाता है शियालू, यानी कि जैसे हमारे सर्दियाँ जो होती है इनका जो कटाई का टाइम होता है लगभग आसपास सर्दी स्टार्ट होने वाली होती है, उस टाइम के आसपास इनको काटा जाता है। तो इनको कटाई के आधार पर एक नाम दिया जाता है सियालू, यानी सियालू में काटी जाएगी तो सियालू नाम दिया। ये रबी वाली जो फसलें हैं ये सर्दी स्टार्ट हो रही है अक्टूबर नवंबर में सर्दी स्टार्ट हो रही होती है, उस टाइम इनको बोया जाता है। और गर्मियों के आसपास आते थे, मार्च अप्रैल में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो गर्मियों में काटा जाता है। और हमारे यहाँ पर उसको बोला जाता है उदाड़ा, और उसी आधार पर इसको नाम दिया उनालू। तो खरीफ वाली क्या बोला जाता है शियालू और इनको बोला जाता है उनालू, इनको उनालू बोला जाता है। अब इसके बाद में हम एक एक फसलों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलें में इनको 3-4 प्रकार में बांटा गया, जैसे खाद्यान्न फसलें होती हैं, दलहन फसलें होती है, तिलहन फसलें होती है, आपकी नकदी फसलें होती है। सबसे पहले खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न में जो खाने के काम में ली जाती है, खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है जो खाने के काम में ली जाती है, जैसे आपका बाजरा हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया और ज्वार। बाजरा, चावल, मक्का और ज्वार, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक क्या जाता है बाजरा खाया जाता है। तो खाद्यान्न का रूप में काम ले जाने वाली फसलें कौन कौन सी होती, बाजरा, चावल, मक्का और ज्वार। इसके बाद में दलहन जो दाल के रूप में यूज ली जाती है, दलहन जो दाल के रूप में उपयोग में ली जाती है उनको बोलते दलहन फसलें बोला जाता है। जैसे अरहर या तुअर की दाल, तुअर की दाल, एक हो गई उड़द की दाल, एक हो गई मूंग की दाल, एक हो गई मोठ और एक हो गई चावला। तो दलहन जो दाल के रूप में यूज ली जाती है, आपकी अरहर, तुअर, आपकी उड़द हो गई, मूंग, मोठ और चावला, ये इसमें आती है। इसके बाद में तिलहन जो तेल निकालने के काम में ली जाती है, तिलहन फसलें के काम में आती है, तेल निकालने के काम में आती है। जैसे मूंगफली, एक हो गया सोयाबीन, एक हो गई सूरजमुखी और एक हो गई अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। तो अरंडी, सूरजमुखी, सोयाबीन और मूंगफली या तिलहन फसलों में आती है, जो तेल निकालने के काम आती है। एक होती है नकदी फसलें, एक होती है नकदी फसलें, व्यापारिक फसलें। इनको व्यापारिक उद्देश्य से बोया जाता है, क्योंकि ये जो फसलें हैं इनको जैसे कपास है, अब कपास कोई खाने का काम थोड़ा आता है भाई, इसको इंडस्ट्रीज में जो सूती वस्त्र के उद्योग उसमें बेच दिया जाता है। एक गन्ना है, अब गन्ना जो है उसको काटेंगे और काट के घर ला के नहीं रखा जाता है भाई, जब भाव बढ़ेगा तब लगाएंगे, क्योंकि भाव बढ़ने के चक्कर में गन्ना जो है धीरे धीरे सूखेगा तो उसका रस कम हो जाएगा। अब भाव बढ़ने के चक्कर में जो मालिक है गन्ने का उसका बीपी बढ़ जाएगा, तो भाव बढ़े ना बढ़े उसका बीपी जरूर बढ़ जाएगा। तो इसको नकदी फसलें बोली जाती है। गंवार है, इनको लाएंगे और तुरंत बेच दिया जाता है, तो नकदी फसलों के रूप में इनको काम लिया जाता है। इसके बाद में सबसे पहले हम बात करेंगे जो खाद्यान्न फसलें, उसमें बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल पर बोया जाता है वो है बाजरा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर अगर कोई सा खाद्यान्न बोया जाता है तो है बाजरा। और पश्चिमी राजस्थान जो उसमें लगभग कौन सा बोया जाता है बाजरा, क्योंकि यह एक तो वर्षा ऋतु में होता है, वर्षा पर डिपेंडेंट है ये फसल जो है। और भारत में भी अगर सर्वाधिक बाजरा कहीं होता है लगभग 35% के आसपास, राजस्थान में भारत का 35% के आसपास जो है बाजरा राजस्थान में उत्पादित होता है। तो पहला है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है और भारत में भी पहले स्थान पर है। बाजरा उत्पादित करने के मामले में भारत में पहले स्थान पर है और लगभग 35%, भारत का लगभग 35% बाजरा जो है वो राजस्थान उत्पादित करता है। अब हम बात करें इसमें ज़िले की। ज़िले वैसे देखो नॉर्मल ये आर्थिक वाला टॉपिक है जो ये चेंज होता रहता है, लेकिन जो पिछले सर्वे में थे तो सबसे पहले जो था वो था अलवर। सबसे पहले नंबर पर जो जिला था बाजरा उत्पादित करने में था अलवर, दूसरे पे बाड़मेर और जयपुर। तो बाजरा उत्पादन करने में जो सबसे पहले नंबर पर जिला है वो है अलवर, बाड़मेर और जयपुर। नॉर्मली बाड़मेर रहता है, लेकिन इस बार जो अलवर है उसने बाजी मारी है, तो अलवर, बाड़मेर और जयपुर 3 जिले हैं। दूसरा है बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरे पर रिसर्च की जाती है, उसकी नई नई किस्में जो है वो लाई जाती है। बाजरे में जो रोग हो जाते हैं उनको कैसे दूर किया जाए, बाजरे को कैसे और बेहतर बनाया जाए, उन चीज़ों के लिए
अनुसंधान केंद्र बनाए जाते हैं, बहुत जगह बनाए जाते हैं। तो बाजरा जो अनुसंधान केंद्र राजस्थान में एक तो मंडोर जोधपुर, राजस्थान में एक तो जो अनुसंधान केंद्र है बाजरा का वो मंडोर जोधपुर में है, और दूसरा है आपको बाड़मेर में। तो बाड़मेर में बाजरा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपका एक हो गया बाड़मेर और एक हो गया मंडोर जोधपुर में बाजरा अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद में जो अगली फसल है, उससे पहले देखते हैं बाजरे की किस्में। बाजरे की किस्में, बाजरे की किस्में जो एक है राजस्थान 171, राजस्थान 171, राजस्थान 171। एक आपकी RCB 2, ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नहीं है, ये इसकी किस्म है RCB 2, तो एक थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और एक है RHB 30, एक कौन सी है RHB 30। तो बाजरे की 3 किस्में हो गई। राजस्थान 171, राजस्थान 171, एक बार पूछा भी गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। RCB 2 और RHB 30, ये बाजरे की 3 किस्में। इसके बाद में मक्का, मक्का जो है इसको बोला जाता है अनाजों की रानी, मक्का को अनाजों की रानी बोला जाता है। और अमेरिकन पौधा, ये भारतीय पौधा नहीं है, ये कहाँ का पौधा है, अमेरिकन पौधा है। तो मक्का जो है उसको अनाजों की रानी बोला जाता है। और ये जो है एक अमेरिकन पौधा है, अमेरिकन पौधा। ऐसा माना जाता है कि मक्का के लिए रात्रिकालीन जो वर्षा होती है वो बहुत ही उपयोगी होती है, और लगभग 80% के आसपास जो है मक्का जो है वो रात्रि वृद्धि करता है। तो मक्का के लिए रात्रिकालीन जो वर्षा है वो उपयोगी होती है, और लगभग 80% के आसपास ये मक्का जो ग्रोथ करता है वो रात्रि में करता है। एक मक्का का जो हरा चारा होता है, मक्का का जो हरा चारा होता है उसको बोलते हैं साइलेज। मक्का का जो हरा चारा होता है उसे बोला जाता है साइलेज बोला जाता है। इसके बाद में जो मक्का अनुसंधान केंद्र है, मक्का अनुसंधान केंद्र है वो है बोखर गांव, बोखर गांव बांसवाड़ा, बोखर गांव बांसवाड़ा। मक्का अनुसंधान केंद्र बोखर गांव बांसवाड़ा, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना। तो मक्का अनुसंधान केंद्र जो है बोखर गांव बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। इसके बाद में मक्का की किस्में, मक्का किस्में, जिसमें मक्का किस्में है माही कंचन, माही धवल, W126। तो एक है माही कंचन, ये दोनों थोड़ी ध्यान रखनी है आपको, माही कंचन और माही धवल। एक है W126, W126 जो है, W126 जो है ये जो मक्का अनुसंधान केंद्र हमारा बोखर गांव बांसवाड़ा वाला है इसके द्वारा विकसित की गई थी। तो मक्का अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित इसको किया गया था। इसके अलावा एक विजय किरण और एक नवजोत, विजय किरण और नवजोत। इसके बाद में जो ज़िले हैं सर्वाधिक उत्पादन करने वाले ज़िले जो हमारे यहाँ पे हैं, तो एक तो भीलवाड़ा, पहले नंबर पर कौन सा है, भीलवाड़ा, दूसरे पे चित्तौड़ और तीसरे पे उदयपुर। तो मक्का उत्पादन करने में ज़िले आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर, 3 ज़िले इसमें टॉप पे हैं। तो भीलवाड़ा सर्वाधिक, उसके बाद चित्तौड़ है और उसके बाद उदयपुर है। दूसरा, ज़्यादा मक्का खाने से, मक्का ज़्यादा खाने से एक रोग होता है पेलाग्रा, पेलाग्रा या एक होता है रतौंधी। मक्का ज़्यादा खाने से पेलाग्रा या रतौंधी रोग हो जाता है, और ये भील जंतु ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए भील जंतु में पाया जाने वाला रोग है पेलाग्रा या रतौंधी जो है, इसके ज़्यादा सेवन से ये रोग हो जाता है। इसके बाद में जो अगला है वह है गन्ना। पहला तो गन्ना जो है वो भारतीय पौधा है, भारतीय पौधा है गन्ना। और दूसरा जो है इसके लिए वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा जो है बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है कि गन्ने को एक बार बोकर 3 से 4 बार काट लिया जाता है। तो गन्ने को एक बार बो दीजिए आप, उसके बाद 3 से 4 बार इसको काटा जा सकता है। तो सबसे पहले तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर के अंतर्गत है। इसके बाद में जो ज़िले हैं जिनमें राजस्थान में गन्ना उत्पादित होता है वह है गंगानगर, चित्तौड़, बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़, बूंदी। आगे हम जब उद्योग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इन्हीं ज़िलों में जो हमारी शुगर मिल्स हैं वो भी इन्हीं ज़िलों में लगाई गई है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि गन्ना जो है एक ऐसी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको स्टोरेज करके नहीं रखा जा सकता। तो जहाँ गन्ना होगा वहीं शुगर मिलें लगाई जाएंगी, क्योंकि गन्ना अगर बहुत ज़्यादा समय तक रखा रह जाएगा तो जैसे मैंने पहले बताया गन्ना धीरे धीरे सूखेगा तो उसके अंदर का जो रस है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसको जो जहाँ पर शुगर मिले हैं वहीं पर गन्ना ज़्यादा उत्पादित होता है, जैसे गंगानगर है, चित्तौड़ और बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़ और बूंदी। इसके बाद में जो गन्ना
के लिए जो वर्षा होती है लगभग 125 से 175 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा, काफ़ी अच्छी खासी बारिश की इसमें आवश्यकता होती है। तो 125 से 175 सेंटीमीटर वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। दूसरा, भारत में जो गन्ना होता है, भारत में जो गन्ना उत्पादन करने में जो पहले नंबर जो स्टेट है वो है यूपी। भारत में सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादित होता है वो होता है यूपी में। भारत का लगभग 50% गन्ना जो है, भारत का लगभग जो 50% गन्ना है वो आपका यूपी उत्पादित करता है। तो भारत में पहले नंबर पर यूपी है और लगभग 50% जो गन्ना है वो आपका यूपी उत्पादित करता है। क्योंकि विश्व में जो अगर पहले नंबर बात करें वो है ब्राज़ील, विश्व में पहले स्थान पर है ब्राज़ील। विश्व में पहले स्थान पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील इसमें। इसके बाद में गन्ने की किस्में की बात करते हैं। गन्ने की एक तो किस्म है CO419, CO419, CO419 या 419, और एक है CO41111, CO111 और 1, 4/1। तो एक हो जाएगी CO419 और एक हो जाएगी CO111 और 1। तो ये आपका गन्ना हो गया। इसके बाद में मूंगफली। मूंगफली जो है उसको बोला था गरीब की बादाम। तो गरीब आदमी बादाम तो बहुत महंगी है, वो तो लाना उसके लिए पॉसिबल है नहीं, तो इसी को बादाम समझ के खाता है। बादाम, मूंगफली जो है उसी को बादाम समझ के खाता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है गरीब की बादाम। दूसरा, इसके लिए जो वर्षा होती है लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी तो भी ये उत्पादित हो जाता है। तो मूंगफली के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है लगभग 75 से 110 या 100 के आसपास भी वर्षा होगी। तो इसमें अगला है भारत में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादित, मूंगफली। भारत में जो मूंगफली उत्पादन में जो पहले स्थान पर है, भारत में जो मूंगफली स्थान पर जो पहले स्थान पर वो है गुजरात। शायद मैं पहले भी यहाँ पर गन्ना बोल गया। तो मूंगफली जो है उसको गरीब का बादाम कहा जाता है। और मूंगफली के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और भारत में जो पहले स्थान पर जो राज्य है जहाँ मूंगफली सर्वाधिक उत्पादित होती है वह गुजरात। और गुजरात का एक स्थान है राजकोट। गुजरात का एक स्थान है जहाँ राजकोट, जहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली और अच्छी किस्म की मूंगफली उत्पादित होती है। इसलिए राजस्थान में बीकानेर जो है उसमें अच्छी खासी मूंगफली बोई जाती है। इसीलिए राजस्थान का एक जो क्षेत्र है वो लूणकरण सर, उसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। यानी कि राजकोट जो उसमें इतनी अच्छी मूंगफली होती है तो उसकी जो उपमा है वो राजस्थान के लूणकरण सर शहर को दी गई है। तो लूणकरण सर जो है उसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो लूणकरण सर क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और जो ज़िले हैं वो बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। राजस्थान में जो मूंगफली उत्पादन करने में टॉप पर जो ज़िले हैं वो बीकानेर, जोधपुर और जयपुर ज़िले इसमें आते हैं। एक बार इसका रिवीजन करते हैं वापस। हमने देखा है कृषि का जो वर्गीकरण है 2 भागों में किया गया है, एक मौसम के आधार पर, दूसरा उपयोग के आधार पर। मौसम के आधार पर कौन कौन से? खरीफ, रबी और जायद। खरीफ को बोलते हैं सियालू, आपके रबी को बोलते हैं उनालू और जायद जिसमें आपकी तरबूज, खरबूजा, काकड़ी जो ये बोए जाते हैं। उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर जो खाद्यान्न या अनाज के लिए जो उपयोग में ली जाने वाली फसलें बोई जाती है वो गई उपयोग के आधार पर। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद फसलें मार्च अप्रैल में बो देंगे और उसके बाद मई जून में इसको काट लिया जाएगा। इसके बाद हमने बात की खरीफ फसलें। खरीफ में जो खाद्यान्न फसलें होती हैं वो होती बाजरा, चावल, मक्का और ज्वार। दलहन फसलें जो दाल के रूप में जैसे अरहर है, तुअर है, उड़द है, मूंग है, मोठ है और चावला हो जाएगा। अगली बात है तिलहन। तिलहन में जो आएगा तो मूंगफली है, सोयाबीन, सूरजमुखी और अरंडी हो जाएगा। और नकदी फसलें कपास, गन्ना और आपका गंवार। सबसे पहले बात करेंगे हम बाजरा की। तो राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में बोया जाता है। भारत में प्रथम स्थान पर है, लगभग भारत का 35% के आसपास बाजरा जो राजस्थान उत्पादित करता है। राजस्थान में प्रथम जिला अलवर है, दूसरा बाड़मेर और तीसरा जयपुर आएगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है एक तो हमारे मंडोर, जोधपुर में और दूसरा बाड़मेर के अंदर है। बाजरा 21 में राजस्थान 171 RCB 2 और RHB 30। इसके बाद है मक्का। मक्का जो है उसको बोलता है अनाज की रानी, अमेरिकन पौधा है। 80% रात को बढ़ता है और इसमें इसकी जो रात्रिकालीन जो वर्षा है वो इसके लिए उपयोगी होती है। मक्का के जो हरा चारा होता है उसको साइलेज कहा जाता है। और मक्का का अधिक सेवन करने से, मक्का अधिक खाने से पहलाग्र रतुंध रोग होता है। इसके अलावा मक्का अनुसंधान केंद्र जो बोखर गाँव बांसवाड़ा में है। उसके बाद में मक्का 21 में माही कंचन, माही धवल, नवजोत, एक आपकी विजय किरण और W126 जो है उसको आपका जो मक्का अनुसंधान केंद्र बोखर गाँव बांसवाड़ा उसके द्वारा विकसित किया गया है।
ज़िले की बात की जाए तो भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर ज़िले टॉप पे हैं इसमें। इसके बाद में गन्ना केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो कोयम्बटूर में है। इसके अलावा ज़िले राजस्थान में जहाँ होता है गंगानगर, चित्तौड़ और बूंदी में होता है। इसके लिए वर्षा 125-175 सेंटीमीटर और विश्व में प्रथम स्थान पर है ब्राज़ील। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यूपी में होता है। जो यूपी लगभग भारत का 50% गन्ना जो है वो यूपी द्वारा उत्पादित किया जाता है। गन्ना किसमें? CO419 और CO1111। इसके बाद में हमने अंतिम देखा मूंगफली गरीब का बादाम कहा जाता है इसको। वर्षा चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। भारत में गुजरात प्रथम स्थान पर है और गुजरात का एक स्थान है राजकोट, जो कि मूंगफली उत्पादन कारण प्रसिद्ध है। राजस्थान के जिलों की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर और जयपुर जिले। और राजस्थान का जो लूणकरणसर शहर है उसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो बाकी जो फसलें उनके बारे में देखेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।